हरियाणा के चुनाव संपन्न हुए, रिजल्ट आ गए और रिजल्ट के बाद अप्रत्याशित नतीजे। हर तरफ एक ही बात थी कि बीजेपी इन चुनाव को हार जाएगी और कांग्रेस यहां पर सत्ता बनाएगी, क्योंकि जवान, पहलवान, जाट आंदोलन और किसान, यह चारों मुद्दे बीजेपी के खिलाफ जा रहे थे। उसके बाद भी बीजेपी ने एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में बदला और यहां पर अपनी सरकार बनाई। 2014-2019 के मुकाबले 2024 में उन्होंने अपनी सीटों की संख्या बढ़ाई, अपना वोट प्रतिशत और सुधारा और कांग्रेस को सत्ता से लगातार 10 साल बाद जब तीसरा चुनाव हुआ उसमें भी बाहर कर दिया और बीजेपी ने हैट्रिक यहां पर लगा दी। अब बात करने वाले हैं आज के वीडियो में कि आखिर किन चेहरों की बात हो रही है कि वह यहां पर बीजेपी के सीएम फेस हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु और आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, जब हम बात करते हैं हरियाणा की तो यहां पर बात आती है कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस ही यहां पर सत्ता की दावेदार लग रही थी। लेकिन कांग्रेस जो है इन चुनावों को आसानी से हार जाती है। कहते हैं ना, प्लेट में सजा के दिया गया उनको खाना उनके हाथ से छूटकर गिर जाता है। और राहुल गांधी को पता है कि चुनाव कैसे हारा जाता है। मतलब जीतने की कला तो नहीं जानता, लेकिन हारने की कला जरूर वह जानते हैं। शायद मेरे ख्याल से 80 चुनाव हार चुके हैं, डेटा मुझे याद नहीं है, क्योंकि उन्होंने इतने चुनाव हारे हैं। देखिए, दिक्कत वही आई कि जब 99 सीट प्राप्त करने के बाद कांग्रेस को लगने लगा कि सत्ता वही चला रहे हैं और बीच के कुछ ऐसे डिसीजंस हुए जिन डिसीजंस ने यह शो भी कर दिया कि कांग्रेस जो है वह विपक्ष के रूप में सरकार को नियंत्रित कर रही है। लेकिन कहते हैं ना कि ताश के महल एक झटके में टूटते हैं, कुछ वैसा ही हुआ हरियाणा चुनाव के बाद। जो पूरा माहौल पिछले 3 महीने से तैयार किया गया कि राहुल गांधी एक जननेता के फॉर्म में उभर रहे हैं, अचानक से वह ताश का महल बिखर जाता है। बात वही आ गई जो कि आज से 1 साल पहले थी। राहुल गांधी अचानक से ही अपने गठबंधन में ही अमान्य चेहरा दिखाई देने लगे। अब हर कोई उनको आंख दिखा रहा है। चाहे हम बात करें उत्तर प्रदेश की, जहां पर अखिलेश यादव ने आने वाले उपचुनाव में कांग्रेस को केवल 1 सीट देने का वादा किया है और शायद वहां पर वह एक भी सीट कांग्रेस को ना दें, क्योंकि मध्य प्रदेश का चुनाव और हरियाणा का चुनाव यहां पर उन्होंने समाजवादी पार्टी को एक भी सीट नहीं दी थी। यही चीजें आपको दिल्ली में दिखाई देगी, क्योंकि हरियाणा में आम आदमी पार्टी को कांग्रेस ने साइडलाइन कर दिया। तो फिर तो ये बात कांग्रेस की कभी सेपरेट वीडियो में चर्चा करेंगे कि राहुल गांधी की हार के क्या कारण रहे हैं। आज बात कर लेते हैं सीएम फेस की। तो जैसा कि ये चुनाव चला और जब नायब सिंह सैनी को बनाया गया हरियाणा का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की जगह पर, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर जो है उस दौर पे पूरे हरियाणा में सबसे अमान्य सीएम फेस माने जा रहे थे। उनको कोई भी सीएम के तौर पर देखना नहीं चाह रहा था। काफी एरोगेंट पर्सनालिटी उनकी आ चुकी थी और जिस तरह का वहां पर मतलब हरियाणा में जातीय समीकरण है, उस समीकरण में भी अब मनोहर लाल खट्टर जो है वो फिट नहीं बैठ रहे थे। भाजपा के पास ऑप्शन नहीं था कि वो किसको सीएम बनाए, तो उन्होंने गैर जाट सीएम चुना, क्योंकि अगर जाट सीएम बनाते तो सीधी बात है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुकाबले कोई भी जाट व्यक्ति जो है वह मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि जाट वोट बैंक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बहुत ही खतरनाक प्रभुत्व है और वह एक तरीके से जाट वोट बैंक के प्रमुख चेहरा माने जाते हैं। तो ऐसे में बीजेपी ने गैर जाट पॉलिटिक्स यहां पर करी और नायब सिंह सैनी को बना दिया मुख्यमंत्री। अचानक से एक एरोगेंट सीएम फेस की जगह पे एक मिलनसार सीएम फेस की छवि दिखाई दी जाने लगी और इससे माहौल धीमे धीमे बदलता गया। उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान को भेजा गया हरियाणा के आप जाके माइक्रो मैनेजमेंट करिए, बूथ लेवल पर जाकर काम करिए। तो अब उसका रिजल्ट आपको देखने को मिला कि सीएम फेस जो बदला गया और धर्मेंद्र प्रधान ने जिस तरीके से हरियाणा में काम किया उसका रिजल्ट आपके सामने है। अब यहां पर बीजेपी के सामने यक्ष प्रश्न बना हुआ है कि वो किसे सीएम बनाए, क्योंकि नायब सिंह सैनी जिनकी वजह से यह चुनाव जीता गया है, क्या उन्हें फिर से रिपीट किया जाएगा? क्या वह अगले 5 साल के लिए सीएम फेस रहेंगे बीजेपी के साइड से? या जो 2 और नाम इस समय सामने आ रहे हैं, बात यह है कि यह दोनों नाम बीजेपी के अंदर से सामने नहीं आए हैं, यह नाम उन्होंने स्वयं दिए हैं। यह 2 नाम है अनिल विज और दूसरा नाम है राव इंद्रजीत। चलिए इन दोनों पे चर्चा करते हैं, फिर नायब सिंह सैनी पर आएंगे। अब बात यह है कि
अनिल विज जो है वो अंबाला कैंट से विधायक का चुनाव जीत कर आए हैं, लेकिन वह चुनाव बहुत ही प्रभुत्वशाली मार्जिन से जीत कर नहीं आए हैं। वह यहां पर चुनाव जो है थोड़े अंतरों से जीत पाए, 5,000 शायद वोट से वह यहां पर चुनाव जीत कर आए हैं। ऐसे में जब उनसे पूछा गया कि भाई साहब आपके लिए एक समाचार उड़ रहा है कि आप सीएम नहीं बनना चाहते, तब अनिल विज ने कहा कि मैं वर्तमान समय में हरियाणा में सबसे प्रमुख चेहरा हूं और सबसे पुराना चेहरा हूं, ऐसे में मैं सीएम क्यों नहीं बनना चाहता हूं, लेकिन अगर हमारी आला कमान यहां पर जो फैसला करेगी मैं उसको मानूंगा। अगर जो पर्यवेक्षक आएंगे, जो आला कमान है, विधायक दल है, अगर वह मुझे चुनेंगे और सीएम पद के लिए मुझे नॉमिनेट किया जाता है तो मैं इसे यहां पर मना नहीं करूंगा। लेकिन लगता नहीं कि अनिल विज यहां पर सीएम बन पाएंगे, क्योंकि भाजपा के जो अध्यक्ष हैं हरियाणा के मोहन लाल, उन्होंने साफ कहा है कि नायब सिंह सैनी के लीडरशिप में हमने चुनाव लड़ा तो इसलिए हम उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो अनिल विज का चेहरा जो है वो शायद यहां पर साइडलाइन होता दिखाई दे जाए आपको। लेकिन एक और चेहरा है जो प्रभुत्व से आगे बढ़ रहा है, वह है राव इंद्रजीत। देखिए, अगर हम अहिरवाल क्षेत्र की बात करें जहां पर टोटल 14 सीट आती है, उसमें से बीजेपी ने 13 सीट अपने पास करी है। उसमें गुड़गांव की 4 सीटें हैं। गुड़गांव में एक दौर पे लग रहा था कि बीजेपी यहां पर एक भी सीट नहीं जीत पाएगी, पर गुड़गांव में बीजेपी ने चारों सीटें अपने नाम करी है और इस तरीके से राव इंद्रजीत का रोल यहां पे महत्वपूर्ण हो गया। देखिए, जो अहिरवाल बेल्ट है वहां पर मेनली यादव कम्युनिटी रहती है, लेकिन ध्यान रखिएगा हरियाणा की यादव कम्युनिटी और उत्तर प्रदेश और बिहार की यादव कम्युनिटी में बहुत अंतर है। हरियाणा की यादव कम्युनिटी मेनली बीजेपी को वोट करती है, जबकि उत्तर प्रदेश में यादव कम्युनिटी वोट करती है समाजवादी पार्टी को और बिहार में वोट करती है आरजेडी को। तो इस तरीके से यहां पर यह वोट बैंक एकदम अलग है, बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाता है। तो राव इंद्रजीत को जिस समय भेजा गया अहिरवाल क्षेत्र में कि आप जाकर वहां पे माहौल को भाजपा के पक्ष में बदलिए, उन्होंने वहां पर काम किया और ऐसे में उन्होंने कहा कि दक्षिण हरियाणा हमेशा से भाजपा के साथ खड़ा रहा है और इस चुनाव में भी जहां पर लग रहा था कि भाजपा हार सकती है, वहां पर भी अहिरवाल क्षेत्र था दक्षिणी जो हरियाणा है वह बीजेपी के साथ खड़ा रहा है। ऐसे में अब दक्षिण हरियाणा को कुछ देने का मौका आ चुका है और यह बीजेपी आलाकमान की जिम्मेदारी है कि वह दक्षिण हरियाणा को प्रोवाइड करे उनका सही औचित्य। तो इस तरीके से देखते हैं क्या राव इंद्रजीत जो इनडायरेक्टली ही सही बोल रहे हैं कि उन्हें सीएम बनना है, क्या आलाकमान इस पर कोई फैसला लेगा। अब बात कर लेते हैं सबसे प्रमुख चेहरे की, वह है नायब सिंह सैनी। लाडवा सीट से उन्हें लड़ने के लिए भेजा गया, वह सीट उन्होंने जीती कांग्रेस के सिटिंग वहां के जो लीडर थे उनको हराकर, और इस तरीके से वह इस समय हरियाणा में बीजेपी का प्रमुख चेहरा बन चुके हैं और इस तरीके से लग रहा है कि आने वाले समय में वही सीएम बनेंगे भाजपा की तरफ से। बाकी भाजपा हमेशा कुछ ऐसा नाम लेकर आती है जिसको लेकर आप बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में जब उन्होंने सीएम बनाया एक ओबीसी चेहरे को, या तो वोट बैंक वहां पर भी काफी था, उन्होंने वहां पर उनको सीएम फेस के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो भाजपा क्या करने वाली है, लेकिन देख के ऐसा लग रहा है कि भाजपा ओबीसी सीएम बनाएगी और 2 यहां पर बनाएगी उप मुख्यमंत्री, जैसा उन्होंने उत्तर प्रदेश में किया है। क्योंकि उप मुख्यमंत्री के तौर पर मैं आपको यह बता दूं कि हरियाणा में इस बार दलित वोट भाजपा के पास वापस लौटकर आया है और खासकर गैर जाटव वोट जो है वो भाजपा की तरफ शिफ्ट हुए हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि दलित वोट बैंक जो कि उनको वोट दिया है इन चुनावों में, उनके लिए एक दलित उप मुख्यमंत्री यहां पर देखने को मिले और दूसरा ब्राह्मण यहां पर काफी ज्यादा वोट बीजेपी को दिए हैं और हो सकता है कि दूसरा उप मुख्यमंत्री जो है वह किसी ब्राह्मण चेहरे को बनाया जाए और नायब सैनी यहां पर हरियाणा में भाजपा के मुख्यमंत्री बने। लेकिन आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि हर किसी को मुख्यमंत्री बनना है, वह खुलकर कह भी रहा है, लेकिन फिर भी भाजपा के अंदर एक अनुशासन आपको दिखाई देता है। यहां पर सीएम बनने के चक्कर में लोग अपनी पार्टी को ही नुकसान नहीं पहुंचाते, जैसा कि कांग्रेस में दिखाई दिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला। यह लोग चुनाव जीतने से पहले ही मुख्यमंत्री पद को लेकर रस्साकसी कर रहे थे और अंत में सरकार इनकी नहीं बनी, एकता दिखाई नहीं दी, उसका घाटा कांग्रेस को देखने को मिला है। तो एक कैडर बेस्ड पार्टी के पास अनुशासन ही एक सबसे प्रमुख चीज होती है, जो भारत में या तो कम्युनिस्ट पार्टी के पास थी या तो भाजपा के पास है। बाकी आने वाले समय में हरियाणा में क्या होगा चर्चा करते रहेंगे। याद सुधांशु को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को।
जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।